It's like you have to do what you have to do. जो चेस एंड्रूज की माँ होती है वो तो सबसे पहले कहती है ना कि किया धरा इस औरत का है, राइट? जो हमारी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जाती सर्दियों की इस शाम मैं मौजूद हूँ हमारी हरदिल अजीज आयशा सरवरी के साथ और एक बहुत ही खूबसूरत नावल। कैसा लगा आपको आयशा ये नावल, बगैर किसी इबहाम के और बगैर किसी तमहीद के? उमर, आई थिंक जब भी आपने कोई नॉवल सजेस्ट की मैंने बड़ी ग्रजिंगली उससे ये जरूर बताइए। अच्छा जी, ये पढ़ूं मैं क्या, ये वेयर द क्रॉडाड्स सिंग। आप ये बताइए कि मैं एक लीड खातून हूँ, लीड जज्बात रखती हूँ, ख्यालात रखती हूँ, और जब मुझे कोई मशवरा देता है शलवार कमीज वाला बंदा तो मैं इतना गौर नहीं करती। तो मैंने कुछ इसी तरह की बात, ये बात ठीक है। हाँ। तो फिर मुझे पता चला कि लीड न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर रह चुका है, हाँ, बुक बाय Deila Owens। तो मैंने सोचा मे बी देयर सम मेरिट टू व्हाट यू आर सेइंग। फिर मैंने सोचा कि मैं जाऊँ सेड बुक जाके खरीदूँ, बट टर्न्ड आउट माय फ्रेंड सारा हैड गिफ्टेड मी दिस अबाउट अ मंथ अगो। तो बस वो मुझे जब आपने मुझे पिक्चर भेजी कि डू यू हैव द बुक, आई काइंड ऑफ sounds like it looks like the one that Sarah gave me, which is just brilliant. And then I think the journey of and it's like fireworks, literary fireworks. ये किताब जो है नॉर्थ कैरोलिना में सेट हुई हुई है, एंड इट्स आई थिंक किसी भी जॉनर में फिट नहीं होती। नेचर की बुक है, इकोलॉजी की बुक है, फेमिनिज्म है, जेंडर राइट्स है, अलोननेस है, सर्वाइवल है, मर्डर मिस्ट्री है, क्राइम है, लॉयर, यू नो जॉन ग्रिशम-एस्क फील आती है इसके अंदर। And the book has actually done so well कि it's made it to Netflix and it's actually combined sales इसकी Atwood से ज़्यादा है, which as you know Margaret Atwood is like a goddess. So I was like, who is this Deila Owens? And ये 70-year-old औरत जो कि अफ्रीका के बारे में लिखती है, और उसकी इससे पहले किताब है I think the Kalahari Desert के ऊपर, non fiction. So this novel is very fascinating. I'm really like, it was a big surprise कि इस तरह भी हो सकता है। हाँ, मैं सिर्फ इसमें ये बताऊँ आपको दिलचस्प बात कि मैं वो उन नॉवल से आजकल काफ़ी ज़्यादा मुतासर अपने आप को समझता हूँ जो उन लोगों ने लिखे हैं जो नॉर्मली आर्टिस्ट की डेफिनेशन में नहीं आते या राइटर की डेफिनेशन में नहीं आते, जो लिटरेरी सर्कल में मूव नहीं करते। जैसे अब ये खातून जो है शी इज़ जस्ट अ साइंटिस्ट, नॉट जस्ट शी इज़ अ साइंटिस्ट, और जो रिसर्च कर रही और जोलॉजिस्ट हैं। और उससे पहले भी 2-3 ऐसी किताबें हैं, आपको रेवेनेंट याद होगी, हाँ, वो बेयर जो से चबा जाता है। हाँ, और रेवेनेंट जो है वो जिसने लिखी है वो अमेरिका के एक सिविल सर्वेंट हैं, इकोनॉमिक्स के अफसर हैं वहाँ पे। इसी तरह ये जो नावल थी जेंटलमैन इन मॉस्को, वो जनरल लिखी इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि इन्वॉल्व इन अ वाइट कॉलर जॉब। तो ये वो लोग हैं जो नॉर्मली उस डेफिनेशन पे नहीं आते, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि इनके पास कोई ऐसा फ्रेश पर्सपेक्टिव होगा। तो ये एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है और बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही फ्रेश, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी सिंप्लिसिटी है। यानी मैं इसको ये समझा कि ये बड़ी एक जिस तरह ह्यूमन स्टोरी है, ह्यूमन स्टोरी में फ़िलासफ़ी जो है वो भी होती है, लेकिन इसमें कोई फ़िलासफ़ी नहीं है, इसमें ओवर भी नहीं है, ओपिनियंस भी बहुत कम है। हाँ, सिर्फ ये है कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। इसके अंदर the things that I think really, you know, वो नहीं moments होते हैं where you put the book down and you pause because it really sort of hit you. I think इसके anybody who's lost a mother or anybody who जो राह तकता है माँ की या बाप की या किसी parental figure या protection के तरफ, तो इसमें जो ज़्यादातर जो बच्ची है जो अकेली रह जाती है काया, वो हर वक्त अपनी माँ की राह तक रही होती है, यू नो। एंड आई थिंक द वे शी एक्सप्रेस्ड इट फ्रॉम अ वेरी ह्यूमन पर्सपेक्टिव इज़ वेरी विसरल। बहुत ज़्यादा जाके आपको वही बातें याद आती हैं आपके बचपन की जहाँ पे आप अकेले रह गए या किसी ने आपको मुड़ के नहीं देखा, या यू नो जस्ट एंडिंग्स विदाउट एक्सप्लेनेशंस। एंड आई थिंक दैट हैज़ बिन वेरी पावरफुल इन दिस। और the other thing is disappointment जो होती है
उसके अराउंड सर्वाइवल कैसे करें. So इनके काया का जो बाप था वो was typically like any other father from the early 60s. Yeah. And so there's a part in it. The one who is on the loser side. Yeah, दो absolutely. किस्म के लोग हैं ना, एक जो सोसाइटी में इंटीग्रेट होता है और जो इंटीग्रेट नहीं हाँ, होता. एक वो है, दोनों ही अब्यूसिव हैं, लेकिन एक वो है जो रिजेक्टेड भी हैं साथ. एग्जैक्टली. और बाय द वे इसकी जो इकोलॉजी है इस पूरी किताब की और लोकेशन की मार्श में सेटअप है. और जो पहली लाइन है आई थिंक इट्स सो पावरफुल वेयर शी सेज अ मार्श इज नॉट अ स्वैम्प, यू नो, जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है. मार्श इज नॉट अ स्वैम्प. A marsh is a space of light where the grass grows in the water and the water flows into the sky. So back to the father, Kaya ने अपने बाप while she was looking out for her mother कि माँ शायद वापस आ जाए, वो बाप से escape करना भी सीखी ecology के through. उसके जो the fish around, the tadpoles that used to hide from the light. She learned to escape her father's tyranny through nature. Without giving too much away, हमारे जो लोग इधर तशरीफ रखते हैं और जो इसको देखेंगे, मैं थोड़ा सा प्लॉट तो बता दूं ताकि एक पर्सपेक्टिव बन जाए जिन्होंने नहीं पढ़ी. तो कहानी जो है एक छोटी बच्ची की है जो 5 बच्चों में सबसे छोटी है. उसका बाप जो है वो एक ड्रंक है, अब्यूसिव है. उसकी माँ जो है वो पढ़ी लिखी है, लेकिन बाद में माँ को किस तरीके से बूक करके शादी करके उसको ले आया और उसके बाद फिर भूल गया. वो बच्चों को मारता भी है. और उसके बाद चूँकि वो गरीब था तो उसने जो घर बनाया वो एक समुंदर के साथ एक ऐसी जगह पे, मार्श को क्या उर्दू तर्जुमा करें, यानी कि जहाँ पे पानी जो है वो छोटी छोटी झीलें बनी हुई हैं और उसके अंदर सिर्फ नेचुरल हैबिटाट है. तो वहाँ पे ला के उसको ड्रॉप कर दी जहाँ पे बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, टेलीफोन भी नहीं है, कोई आता भी नहीं है, सड़क भी नहीं, किसी रिकॉर्ड पे भी नहीं. और उमर वो एक्सप्लेन करती है कि ये जो मार्श है ये सबसे ज़्यादा यूजफुल कॉन्विक्ट्स, शिपरेक्ट लोगों के लिए, जो रिजेक्टेड सोसाइटी के लोग हैं. अच्छा, अब वो बाप जो है वो बच्चों को मारता है, बीवी को भी, तो एक एक करके सारे छोड़ के चले जाते हैं. पहले बड़े बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, पहले माँ चली जाती है, फिर बच्चे चले जाते हैं, फिर बाकी, और आखिर में वो अकेली रह जाती है. अकेली रह के फिर वो एक अलग स्टोरी है. उसके बाद फिर बाप भी चला जाता है. अब वो अकेली है उस जगह पे. फिर वो स्कूल जाती है तो उसको स्कूल में बच्चे जो है ना वो बुली करके उसको भगा देते हैं. अब वो स्कूल भी नहीं जाती. लेकिन इसके बावजूद जो स्टोरी है वो ये है कि वहाँ पे नेचर से वो सर्वाइवल के बाद फिर उसमें अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ लर्न, और फिर लर्न करके ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो बड़े हमदर्द हैं, जो कि हर सोसाइटी में कोई इस तरह होते हैं जो थोड़ा उसको हेल्प करते हैं. लेकिन वहाँ से वो नेचर को खुद स्टडी करके उस स्टडी के बाद वो एक अपने आप को एज ए अकम्प्लिश्ड राइटर बन जाती है. वहाँ पे रहते हैं राइटर, नेचरिस्ट और ये सब. हाँ, और इस किताब में जो सारे ज़्यादातर जो स्टोरीज हैं वो परिंदों की हैं, और वो इंसेक्ट्स की हैं, और वो गर्ल्स की हैं, और वो क्रॉडैड्स की हैं, और उसमें वो सारे आ रहे हैं और उसकी लाइफ जो है. तो ये एक स्टोरी है. और दूसरा ट्विस्ट ये है कि उसमें और 2 किस्म के उसको मेल मिलते हैं, एक जो प्रोटेक्टिव हैं और एक जो एक्सप्लॉयटेटिव. तो वो प्रोटेक्टिव जो हैं और वो जो एक्सप्लॉयटेटिव हैं उसके दरमियान में वो सस्पेंड है कि मैं किधर जाऊँ, काइंड ऑफ अ ट्रायंगुलर स्टोरी. दोनों ही शुरू में मायूस करते हैं. जो प्रोटेक्टिव है ही कम्स बैक, जो एक्सप्लॉयटेटिव है ही डजंट, और वो फिर मर जाता है. और मेरा ख्याल है इधर तक मिस्ट्री छोड़ दी जाए. एंड शी इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर. Chase Andrews is one of the boys that are taken by her charm and her youth and her beauty. Both the boys are. एक वो बोट बॉय होता है जो कि उसी की तरह का, उसी के स्टेटस का. अब इसमें उमर क्लासिज्म भी है. आप ये देखें, जो मार्श गर्ल है, शी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका's white trash. Anybody who's not familiar with the term white trash are people that you don't expect to be poor, you don't expect them to be left behind. उनकी कोई मानता भी नहीं है कि आप गोरे हैं और आप गरीब हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता. सो इवन अमेरिका की जो एक्सेप्शनलिज्म जो सेल होती है हमें, कि अमेरिका के एक्सेप्शनलिज्म के तहत आया है, मेल्टिंग पॉट है, यहाँ की डेमोक्रेसी किसी और की डेमोक्रेसी की तरह नहीं है, हम अपने लोगों का ख्याल रखते हैं. वहाँ पे शायद कोई गरीब भी नहीं होता, और जो मेहनत करता है वो तो बिल्कुल गरीब नहीं होता. सो दिस मिथ दैट इफ यू वर्क हार्ड you'll get ahead in America, वो वाइट ट्रैश है ना, वो अमेरिका की ये मिथ को बहुत झूठा करते हैं. This is why they're most often ignored. People who are white, especially in North Carolina, are sort of the ignored
perhaps even a little more than black people. हाँ इस किताब में जो दो तीन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं जो कि स्लेवरी से एस्केप करके उसी मार्श में छुपते हैं बैक इन द डे जब उनको पकड़ के वापस स्लेवरी में डाला जाता था, वो दो दे आर वेरी काइंड टू काया हाँ बिकॉज यू नो देयर इज अ किनशिप. ऐसे ही. सो बैक टू द टू बॉयज जो कि काया को पसंद करते हो, काया दोनों को पसंद करती है. उसमें एक चेस एंड्रूज जो है वो बहुत अमीर होता है, प्रॉब्ली डीएचए में प्लॉट टाइप बच्चा. एंड जो दूसरा होता है जो बोट बॉय होता है उसकी सिर्फ एक उसकी तरह उसका बाप फिशरमैन होता है. लेकिन उसका बाप बहुत समझाता है उसे कि देखो इस जगह को तुमने एस्केप करना है, यू कैन नॉट लिव हियर. अगर तुम यहाँ पे फंस जाओ तो वापस you know that so he's trying to get his son out of the poverty cycle. Usko padhata hai through education. And Chase Andrews is so elite and he's so I think fortunate कि उसको इस तरह की चीज़ों का कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती है. ना उसको काइंड होना पड़ता है उस लड़की के साथ, he gets what he wants. ना उसको बोट बॉय की तरह you know काया के साथ कोई मेहनत करनी पड़ती है, हम आहंगी करनी पड़ती है. सो द बोट बॉय टीचेस काया टू रीड एंड राइट. उसका बड़ा किरदार होता है उसकी एजुकेशन में, और उसको बहुत इंकरेज करता है कि तुम नेचर को इतनी खूबसूरती से स्टडी करती हो तो इसको कुछ बनाओ भी सही. उसके पब्लिकेशंस उसे भेजता है. बट द बुक बिगिंस विद चेस एंड्रूज मर्डर. हाँ जी. कि ये वो अगर जो उसका स्टाइल है किताब का वो बड़ा अच्छा ये है कि इसमें दोनों जो स्टोरीज हैं वो साथ साथ चल रही है. एक आगे मतलब शुरू से आगे जा रही है, एक आगे से पीछे आ रही है कह लीजिए. एक फ्लैशबैक है तो उसमें फ्लैशबैक्स में है. तो एक तरफ वो स्टोरी चल रही है कि वो बच्ची बड़ी हो रही है वो अपना, और दूसरी तरफ ये है कि वो मर्डर हो गया और सारे लोग उसको ढूंढ रहे हैं. और फिर वहाँ पे एंड पे क्लाइमेक्स है जिसमें दोनों चीजें मिल जाती है. इधर से स्टोरी उधर पहुंच जाती है, उधर से स्टोरी वापस इधर आ जाती है. ये भी एक बड़ी अच्छी टेक्निक भी अच्छी है. इट रियली कीप्स यू फ्लिपिंग द पेजेस बिकॉज यू वांट टू नो कि ये बच्ची ऑब्वियसली सर्वाइव करती है और इस बेचारे के ऊपर एक तोहमत है कि मर्डरर भी है. सो यू फील बैड कि इतनी मुश्किल से इसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट. आप देखें कि 8 साल की बच्ची को अगर हम अकेला रखते हैं यू नो वो भी विल्डरनेस में, वो कैसे सर्वाइव करेगी. उसके पाँव पे एक नेल चला गया, उसने टेटनस का शॉट लाइक. सो बेसिकली वो नेचर के टोटके से बड़ी होती हुई बच्ची पता नहीं कैसे लुढ़क के जिंदा है, और ऊपर से ये कि अभी वो जस्टिस सिस्टम उसी के खिलाफ हो गया. बट लैंडेड इसके अंदर एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है कि वो जो उसका मार्श के अंदर घर था, देयर वाज अ टाइटल डीड दैट बिलोंग्ड टू हर एंसेस्टर्स. और आई थिंक द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी इन दिस बुक बिकॉज आई लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी जेंडर्ड पर्सपेक्टिव इज अगर आप एक औरत को घर दे दो तो वो फिर सेटल हो जाती है, वो स्टेबल हो जाती है, वो लड़ पाती है, वो मार भी पाती है. You know, launching pad है. She can inflict war, she can start war, she can you know hide from war, it's her fort. So I think वो जो title deed of her land होती है, बेशक वो झोपड़ी क्यों नहीं होती पीछे बैक वाटर्स में, nobody even wants it, but it really gives her leverage क्योंकि जब उसको कोई ढूंढने आता है उसको छुपने की एबिलिटी होती है. एंड आई थिंक वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट कि क्योंकि ये मिसोजिनी के ऊपर भी बेस्ड है कि एक औरत के छुपने की एबिलिटी उसकी सर्वाइवल से बहुत क्लोजली लिंक्ड है. भागने का कॉन्सेप्ट यू नो हाइडिंग. और इसमें बहुत छुपती है. वो पहले बाप से छुपती है, फिर स्कूल वालों से छुपती है, और फिर अपने वो बंदों से छुपती है, फिर लॉ से छुपती है. ऑल द टाइम हाइडिंग. एक और इसमें बड़ा एस्पेक्ट में देख रहा था कि वो जो दैट इज द काइंडनेस. पिछले दिनों मैंने किताब पढ़ी ह्यूमन काइंड, उसमें ये आर्ग्यू किया गया कि ये जो एक तरफ से ये कहा जाता है ना ह्यूमंस आर इवल, बुक्स लाइक लूसिफर इफेक्ट और द प्रिजन एक्सपेरिमेंट क्या भी प्रूव हुआ है कि गलत है. हाँ मतलब उस तरह इनके अंदर देयर इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस. अब जैसे वकील है जो उधर का बड़ा टॉप, वो प्रो बोनो उसको राइटर कि ये शी इज नॉट ऑन ट्रायल, द विलेज इज ऑन ट्रायल for having rejected her and for having not integrated her और उस तरह. और then उसको और फिर उसमें वही चीज़ है कि उसमें जो विलेजर्स हैं उन्होंने उसके बारे में मिथ बनाई हुई है. मतलब कहा कि ये जो है ना हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल है. किसी ने कहा ये चुड़ैल है, किसी ने कहा कि ये जादू है, थिंग्स लाइक दैट.
اور گندی ہے. آئی تھنک اس کے بچپن میں جو بلینگ کا کانسیپٹ تھا وہ یہاں سے تھا کہ وہ نہ جوتے پہنتی تھی نہ اس کے ہاتھ صاف تھے, اور پھر سارے کہتے تھے کہ وہ پلیگ آیا ہوا ہے تو بچی اس کے پاس نہ جانا چاہیے, کیرنگ جرمز جو ہے وہ بھی سارا ہے. تو یہ ہیومن اسٹوری میں سارے اینگل جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو مجھے اس میں لگا وہ بڑا دلچسپ ہے کہ وہ جو مرڈر کو تفتیش ہے. Actually, I was going to ask you about that. وہ proper بلکہ ایک part پہ ہے where I was like, okay, for once I should be asking women this question. تفتیش کافی ٹھیک کی ہے. تفتیش ایکچولی ٹھیک کی ہے. Because they're like, how did Chase Andrews get to the tower and then fall, but then somebody must have come and like closed one of the planks. تو ایک جو ہے مرڈرر نے یا مرڈرس نے جو بھی کیا, کسی نے بھی جو کیا ہے, تو ایک انہوں نے میس اپ کیا تھا اس کے اندر, اور ٹریکس صاف کیے. سو آئی تھنک اٹس کالڈ نیگیٹو ایویڈنس. نیگیٹو ایویڈنس یعنی اگر آپ کو کرائم سین پہ بالکل ایویڈنس ملے تو یہ بھی ایک ایویڈنس ہوتی ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ پری پلانڈ ہے. ہاں, لیکن وہ جس طریقے سے نا اس میں دیکھ رہا تھا کہ شی از ناٹ ایکسپرٹ ان دیٹ, لیکن شی مینیج ٹو ڈو. اس نے کیا کیا, اس نے نا جو اسمارٹ بات کی, اس نے 2 کیریکٹر ڈال دیے, 2 ڈیٹیکٹیو. اب وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں, ڈائلاگ چل رہا ہے. اس ڈائلاگ میں نا وہ ایک دوسرے کے لیے اچھا ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. تو وہ ایکچولی ٹھیک تفتیش انہوں نے کی ہے. اور اس کو جس کو کہتے ہیں نا سرکمسٹانشل ایویڈنس انہوں نے ٹھیک کیا. اور آخر میں ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے نتیجہ نکالا تھا وہ ٹھیک تھا. بالکل ٹھیک تھا. تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ اچھا, فیکٹر ہے. ایک چیز میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ہماری طرف پہ جب تفتیش ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جا کے پتہ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کیا رہے ہیں. ایکچولی ہاں, دیٹ از سو فیملیئر. They went to a local pub to see کہ یہ چیس اینڈروز مر تو گیا ہے, لیکن یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو obviously لوگوں نے کہا کہ کافی خواتین کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ تھا, تو کسی مرد نے مارا ہوگا, ریونج ہو سکتا ہے کہ وہ. تو but it was interesting because somebody did say it was the actual murder. ہاں, جو بھی تھا. اور وہ اس میں تو یہ بھی ایک بڑی ٹیکنیک ہے چھوٹے گاؤں میں, اور چھوٹے جو قصبے ہوتے ہیں, گاؤں ہوتے ہیں, اس میں سارے لوگ تفتیش کر رہے ہوتے ہیں نہیں جل کے, کیونکہ وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے نا اس میں. یہ بھی ایک بڑا اس کا دلچسپ پہلو ہے. پھر اس میں ایک اور بڑا دلچسپ پہلو ہے پوئٹری. اور پوئٹری, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ان کا جو بوٹ بوائے تھا اچھا بندہ تھا, جس کا باپ شرمس پہ تھا, اس کا باپ ایکچولی پوئٹری کو بہت انکریج کرتا تھا. اور جو وہاں کے نارتھ کیرولائنا کے پوئٹس تھے, I don't know if Thomas More was one of them, but generally جو وہاں کے لوکل پوئٹس تھے ان کے لیے بہت زیادہ ان کو پڑھتا تھا, اس کو اپنے بیٹے کو ڈیفائن کرتا تھا. And I think the one big thing that he taught his son was کہ اگر اپنے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کسی سوسائٹی کے کسی ایسپیکٹ کو آپ نے فرگیٹ نہیں کرنا, پیچھے نہیں رکھنا, اور خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ اس نے سکھایا. اس کا جو ڈائلاگ ہے, میں آپ کی بات خطا کلامی کرتے کہوں گا, وہ بڑا شاندار ہے کہ a real man is not ashamed of crying in front of people. آج کل ہمارے یہاں یہ بھی چل رہا ہے کہ کوئی کرائم سیاسی کہ آپ نے کہا کہ یہ جو ہے real man is not afraid of crying, has poetry and opera in his heart and is always respectful towards women. تو اس نے اس کو یہ, اور اس میں ایک اور سبق بھی ہے. اب وہ دونوں لڑکے ہیں, اور میں نے جیسے بات کرتے ہیں کہ یہ کہانی کتنی سمپل ہے لیکن اس کے باوجود کتنی یونیورسل ہے. اچھا, اس کے ساتھ اس نے دیکھیے 2 باتیں کی. اس نے کہا دونوں جو لڑکے ہیں, ہاؤ دے آر ریزڈ. جو ایک لڑکا ہے وہ از بلی اینڈ ناسٹی پرسن, اس کی جو ماں ہے نا وہ اس کو سمجھتی ہے کہ ہی از گاڈ نا, اور وہ یہ سمجھتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا, تو لاڈلا ہے. اور وہ جس نے کہتے ہیں ایمپرر. اور جو دوسرا ہے نا, اس کے بعد میں اس کو یہ سکھایا ہے کہ جو ہے اور اس کی ماں کا بھی ماں نہیں ہوتی, اس کی ماں نہیں ہوتی. تو یہ جو فرق ہے کہ ہاؤ different people are raised has such a different impact on the
अगर आप इसको रख देंगे तो फिर हम आगे चलेंगे. हाँ सॉरी मैंने ये किया मैं शुरू से ही करना चाहिए था but Umar I just wanted to ask if I can read the most painful part of the book. I think yeah. I'm good. I'll start from here. ये basically अपने बाप को ना खाना देना शुरू कर देती है. So she starts feeding him. She starts providing for him, not because she likes the father, but because she's waiting for the mother to come back. So she said, but if Ma came back now, when Pa was acting decent, maybe they could start over. Kaya never thought it would be Ma who left Pa, and Pa who stayed. But she knew that her mother would leave her. She knew her mother wouldn't ever leave her forever. If she was out there somewhere in the world, she came back. Kaya could still see the full red lips as Ma sang into the radio and hear her words. Now listen close to Mr. Owens. He speaks proper, like a gentleman. And don't say ain't. It's not even a word. Ma had painted the estuaries and the sunsets and the oils and the watercolors so rich that they seemed peeled from the earth. She had brought some art supplies with her and could buy bits and pieces of cresses 5 and dime. Sometimes Ma had let Kaya paint her own pictures on the brown paper bags from Piggy Wiggy. So I think ये वाला part है ना कि वो सारी जिंदगी sort of reconciliation के लिए wait करती रही और उसको एक sort of यकीन नहीं आ रहा था कि सारी जिंदगी तो नहीं मुझे अकेला छोड़ देंगे ना. हाँ ऐसे कैसे हो सकता है कि फैमिली थी जैसे भी थी टूटी थी या टूटी नहीं थी लेकिन वो उसका बगैर उसके स्ट्रक्चर के साथ I think it was just very painful कि she didn't have anything. और जब उसे रोना आता था वो उन डक्स और उन बर्ड्स के पास जाके रोती थी उनको इकट्ठा करके उनके साथ रोती थी बिकॉज शी यूज्ड टू फील कि ये नहीं मुझे छोड़ते. So it was actually like rather lonely but it was also what a beautiful way to mourn क्योंकि जो नेचर है वो वाकई आपको कभी नहीं छोड़ता. नेचर नहीं छोड़ता और नेचर का जो रोल है अभी हम जो शहरों में रहते हैं वो इससे कितने दूर जा चुके हैं. और मुझे इसको पढ़ते हुए अपनी विलेज कुछ लाइफ याद आई जिसमें मैं कभी नहीं वापस जाता. हम आपस में बात भी करते हैं लेकिन वो बड़ी सेल्फ सस्टेनिंग और उसमें जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा थी. मसलन हम जब छोटे थे तो बकरियों के नॉट द पेट्स लेकिन जो वैसे आपके बकरियों के या गायों के या भैंसों के नाम होते थे. तो अगर किसी जानवर की डेथ हो जाती थी तो लोग एक दूसरे के घर अफसोस करने आते थे. तो मैं छोटा सा था मैं एक दफ़ा गया गर्मियों की छुट्टी में तो एक घर के बाहर ना इस तरह वो चादर बिछी हुई लोग उस पर बैठे हुए ना अफसोस कर रहे. तो मैंने कहा कि ये क्यों अफसोस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भैंस बहुत हो. मैं आई लाफ इट ऑफ भैंस बहुत हो. तो जब मैं उधर पूरे 2 महीने रहा तो मुझे पता चला कि भैंस का तो बड़ा रोल है और उसके दूध देना है उसके लोग सर्वाइव करते हैं उसके साथ फिर बच्चों की एफिलिएशन है. इधर भैंस का बच्चा बड़ा हो रहा है इधर ये बच्चा बड़ा हो रहा है वो दोनों का ठीक ग्रो कर रहे हैं उन दोनों को एक दूसरे का पता है और वो समझते हैं. और फिर जो दरख्त हैं अच्छा जो खेत हैं उसके अंदर जो वो हैं परिंदे हैं. मैं कोविड में 15 दिन में पहली दफ़ा परिंदों की आवाज़ पे गौर किया कि परिंदे भी हैं. मैं देख रहा हूँ कि कौवे क्या कर रहे हैं चिड़िया क्या कर रही है. मारिया यहाँ पे मारिया को पता है कि जब हम हाइकिंग जाते हैं तो मेरी भरपूर कोशिश होती है कि हम बर्ड सॉन्ग सुन लें. लेकिन आप एक दूसरे के ज़्यादा सुनते हैं. और एक फॉरेस्ट एकूस्टिक्स होती है क्योंकि मैं समझा रही होती हूँ सबको कि सुबह क्रिकेट्स उठते हैं फिर क्रिकेट्स जो है वो बाकी एनिमल्स को उठाते हैं फिर बाकी एनिमल्स बर्ड्स को उठाते हैं फिर बर्ड्स उठती हैं तो फिर बड़े एनिमल्स उठते हैं. सो अगर आप बातें करेंगे और जो कि मैं ज़्यादा करती हूँ तो फिर ये बर्ड सॉन्ग खराब हो जाएगा और फॉरेस्ट एकूस्टिक्स खराब हो जाएगी. बट आई थिंक वो आपकी बात बैक टू नेचर आई मीन व्हाई डोंट वी मोर्न एनिमल्स डाइंग. इट्स जस्ट वन ऑफ दोस वेरी रियल थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल हमारे जो पेट्स जाते हैं द मेन थिंग इज कि it's not the pet itself, it's the fact कि आपने जो अपनी सारी memories हैं वो उस animal से बनाई है. So काया की भी जो story है वो जैसे उसने छुपना सीखा या जैसे वो जब उसको बुली किया था स्कूल में और वो भाग के स्कूल से आ गई थी और वो पहली दफ़ा जब रोई थी अपनी माँ के जाने के बाद तो वो उन बर्ड्स के साथ रोई थी. So अगर उनमें से कोई बर्ड मर जाता है तो वो मोमेंट भी मरता है जो बर्ड उसके साथ थी. So I think it's just so intricate and it's so sad that we think that just because we're humans we're somehow superior to any other species. We're actually less intelligent. और दूसरी बात ये है कि
इसमें दिलचस्प बात है कि she never had a pet. हाँ So her association is with wild animals. अच्छा, और जो पेट है उसमें भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है. वो जो अदालत है, I'm just so marveled by the imagination of the writer. अब अदालत का सीन चल रहा है, अदालत में मर्डर केस चल रहा है, वो वकील दलाइल दे रहे हैं, अदालत में शोर व गोल है, और उसमें एक बिल्ली है, और वो बिल्ली जो है उसका नाम है संडे जस्टिस. अच्छा, अब वो बिल्ली जो है वो अदालत में छलांगे मारी, कभी इधर जा रही, और कोई उसको नोटिस नहीं करता. बाय द वे आपको पता है एलएलएफ में भी एक बिल्ली है जो कि फीचर होती है हर एलएलएफ के इवेंट और टॉक पे, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं उसका पिक्चर आता है. और वो जो बिल्ली है ना, वही बिल्ली शाम को फिर उसके जेल सेल में चली जाती है, और वो उसका इंतजार करती है, और वो जेल सेल में उसके पास जाके सो जाती है. तो वो वहाँ पे भी उसने जो है ना एक जानवर को डाल दिया, और उसमें ये होता है कि वो जब अदालत की पीक होती है तो वो बिल्ली आके उसकी गोद में बैठ जाती है, और वो एक सिग्नल होता है कि दी कैट थिंक्स शी इज इनोसेंट. तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त था, और मैं तो इसमें सारा यही झूमता रहा कि इसमें कोई ऐसे नहीं है कोई बिग आइडिया ऐसे पेश किया गया ये जिस तरह. इट इज जस्ट सच स्मॉल इंट्रिकेट थिंग्स, छोटी जो है, और सारी बिग स्टोरीज होती छोटी स्टोरीज की. मैंने सनराइज कैसे था, ये सुबह उठ के मसल्स कैसे काटती थी, इसने अपने बोट के अंदर ऑयल कैसे खरीदना सीखा. इट्स जस्ट रियली अबाउट द स्मॉल थिंग्स. लेकिन इसके अंदर दो बिग कॉन्सेप्ट्स हैं आई थिंक वुड बी वर्थ रिमाइंडिंग. वरना कोई भी ऐसी बुक, बाय द वे ये क्लासिक है, आई डोंट थिंक दिस इज लेस देन फ्रैंकेनस्टाइन. ये कोई 200 साल याद रखी जाएगी. जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि you are alone, you're born alone, you die alone. और जब मर्डर मिस्ट्री की सॉल्विंग पता चलती है इस बुक में, then you understand why this concept is big, which means that you don't necessarily need to not be violent to save yourself. आइडिया ये है कि सेल्फ प्रेजर्वेशन से ज़्यादा मॉरल कोई चीज़ नहीं है. आपको कुछ भी करना पड़े अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जैसे डक्स करते हैं, या जैसे, और बाय द वे उसने ये भी कहा था कि एवरी एनिमल प्रॉपर्ली ऑब्जर्व विल किल टू लिव. सो एक वो है कि सेल्फ प्रेजर्वेशन ज़रूरी है, और वायलेंस कोई इतनी बुरी बात नहीं है. I think that's a really intelligent question. Justice नहीं, इसमें जो मेरी नज़र में जो मैं इसको देखता हूँ वो था sense of justice. So there is a thing called as a kind of a proper justice, but there is a natural justice. Yeah. So natural justice has its own role. और इसमें जो मैंने सारी natural justice जो है ना वो करेंगे. और फिर survivalist भी है. Survivalist पे तो मैं डिस्कस कर रहा था कि इसमें बड़ा दिलचस्प उन्होंने बताया कि कुछ लोग, उसने कहा दो किस्म के एनिमल्स हैं who are in the kind of a race to woo their opposite gender. So एक ओरिजिनल है और एक इम्पोस्टर्स है. तो जो ओरिजिनल है ना उनमें ठहराव है और आराम से मूव करते हैं. जो इम्पोस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और वो सारे मसाले नहीं, इंसेक्ट्स और ये सब. फिर जब ओरिजिनल मार्केट में आता है तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिल जाती है. तो उसके नीचे ही जो इम्पोस्टर है ना वो अपना सर निकालता है करके ना, जो बाकी क्राउड होता है ना वो उसको अट्रैक्ट करता है. और फिर यही बताया कि वो टेम्पररी होता है. अच्छा, जो ओरिजिनल है वो टायर आउट कर लेता है. हाँ, बाकी वो इंतजार करता रहता है. और ओरिजिनल जो है वो मोनोगेमस है. जो इम्पोस्टर है वो एक से दूसरे में तीसरे जाता है. और फिर आखिर में वो जो ओरिजिनल है ना उस पर जब फीमेल को गुस्सा चलता है फिर वो उसकी ठुकाई भी खूब होती है. So, ये सारा एक नेचर का एक साइकिल है. नेचर का जो जस्टिस वाला पॉइंट आपने किया ना, that was actually going to be my second point. which is एक तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि वायलेंस को इतना ज़्यादा अच्छा या बुरा ना बनाओ, ये है जो भी है. दूसरा, I really liked, and by the way, women perpetrating violence, for instance, was also very normalized. के it was like you have to do what you have to do. जो चेस एंड्रूज की माँ होती है वो तो सबसे पहले कहती है ना किया धरा इस औरत का है, राइट. जो हमारी सोसाइटी में जो बंदा, अब हमारी सोसाइटी में किसी फ्यूनरल पे हमेशा औरतें किसी ना किसी और औरत को ब्लेम कर रही होती है. ये ना होता तो ये बंदा ना होता. तो उसी तरह का वो बड़ा स्मॉल विलेज टाइप ना ये चल रहा था.
The other thing I wanted to say is that it's not just the animal kingdom that she focused on. So yes, it's about decay. So जब चेस एंड्रूज की जो लाश होती है वो मार्श में पड़ी रहती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो नेचर को इतना सेक्रेड एक्सप्लेन करती है, उतनी खूबसूरती से करती है कि हमें थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है कि यार वो मार्श के अपना सिस्टम और इकोसिस्टम को खाने दो उसे, like let it decay the body, it's okay, it's fine. You know, she takes the sacredness away from the body and she makes thoughts and ideas sacred and kindness sacred. That's so right. So I think those are the two big things that stood out for me that I think make it classic. हाँ, और then the conversation with your own self and the conversation with nature. और मुझे तो कल बहुत सारे आइडिया, मतलब लर्निंग, देखिए लर्निंग का जो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, इनकी इतना इसमें डिस्कस नहीं हुआ उस तरह, लेकिन इनकी रिडंडेंसी कितनी अयां है. तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिकॉर्डिंग, उससे आप सारा नॉलेज हासिल कर लेते हैं. अब इसका एक बहुत बड़ा लेसन है कि वो दो लोग हैं, उनमें से एक पीएचडी रिसर्चर है और एक ये अनपढ़ है. जो पीएचडी है उसकी कोई किताब नहीं है, जो अनपढ़ है उसकी 15 किताबें हैं, जिसने देख के उसने बुक्स बना दी. सो दैट इज़ अ लर्निंग मॉडल. और वो लर्निंग मॉडल जो है ना वो हमने लूज कर दी. मेरे लिए तो ये भी बड़ा लेसन है. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. एंड आल्सो सॉर्ट ऑफ गोइंग टू द ओरिजिनल आइडिया ऑफ जो देख रहे हैं वो बता देना. लर्निंग क्या है कि ये यू नो से प्रेइंग मैंटिस है और उसकी बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज है कि ये करता है, राइट? हाउ इज दैट नॉट द मोस्ट फैसिनेटिंग पीएचडी थीसिस एंड मोस्ट ओरिजिनल? या राइट, नेक्स्ट ओरिजिनल. तो ये भी है. फिर आर्ट का जो रोल है, पोइट्री का रोल है, पेंटिंग का जो रोल है, वो सारा ये सारा नेचुरल टैलेंट है. वो नेचुरल टैलेंट आप इधर उधर करेंगे तो आप में आएंगे. ये भी लेसन है कि हमारे यहाँ ज़्यादा नेचुरल टैलेंट्स को किल किया जाता है, नेचुरल टैलेंट को बनने नहीं दिया जाता. लेकिन again I would say that it's really about her searching for her mom and her searching for family because उसकी माँ original painter थी. हाँ, सब कुछ. So अगर हम देखेंगे, ठीक है, उसमें इनबिल्ट टैलेंट इस तरह नहीं था, उसको कोई शौक नहीं था कि वो जाके चीज़ें, बट वो अपनी माँ को सर्च करती थी उसके अपने स्केचेस में. और वो सारी उसकी माँ की जो सारी, और फिर उसकी चीज़ें, और इट्स सो टेंडर. ये नहीं कि उसकी माँ का ख़त आया और उसके बाद में उसको ख़त जला दिया और उसके ख़त की जो राख है वो एक बॉटल में रख दी. सो इट्स सो टेंडर. There's a really nice line in it जब वो उस boy को मिलती है, right? Boat boy को, and she says, that's a very nice thing. She says, I felt anchored to something and I felt released from something else, you know? तो इस तरह के एक one liners इसके बहुत खूबसूरत हैं जहाँ पे उसको लगा कि the one thing about the boat boy was like ये इतना like why is he so calm? You know, because उसकी फैमिली में इतनी मार धार और इतनी वायलेंस थी और आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं और आप डर रहे हैं और आप भाग रहे हैं, और ये बच्चा इतना sort of like was okay in his skin. और वो कहते हैं वो चलता भी बड़े आराम से था. Secure. हाँ. And so she was like, I think that's how you save yourself, right? हाँ, you become sync with the nature. I would still go with you. Yeah, and come human back, beings, human beings come are back part to of the that. how you sync with yourself. I think it's very interesting perspective आपने दिए. Thank you very much. और Thank you for choosing the book. Thank you for those Despite who have being a come. shalwar to me is recommended. हाँ, and those who will see. और अभी हम कुछ और करेंगे. आपको ये छोटा सा मैसेज दे दीजिए end पे. Where the Crawdads Sing by Deila, Owens. I think हमारे villages की कहानी है. हमारे villages में बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पे areas like थरपारगढ़, जहाँ पे सिर्फ औरतें और नेचर होती हैं. And I think the survival story is really cool and I hope somebody writes one for Pakistan as well because हमारा nature is very profound and हमारी stories भी बहुत profound हैं. Thank you. Thank you, जनाब.